मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह मेरे सीने से लगकर एक बच्चे की तरह सिसकती रही। मैं बस चुपचाप उसके बालों को सहलाता रहा, उसे ये एहसास दिलाता रहा कि वह सुरक्षित है, कि कोई है जो उसे सुन रहा है। रो लो बेटा, आज अपना सारा दर्द बाहर निकाल दो। उसकी गर्म सांसें मेरे सीने से टकरा रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे बरसों का दबा हुआ तूफान आज बाहर आ रहा हो। ना जाने कितनी देर हम यूं ही एक दूसरे को थामे बैठे रहे। कमरे में ऐसी की हल्की गूंज और गूंजन की सिसकियों के अलावा कोई आवाज नहीं थी। उस रात हमने एक दूसरे के दर्द को साझा किया। यह कहानी डॉग गुंजन की है, जिसे मैं अपने शब्दों से सजाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, कहानी का आनंद लें और अपने विचार सदा की तरह नीचे कमेंट बॉक्स या ईमेल भेजें। इस कहानी का मूल सार यही है कि एक स्त्री उसी के आकर्षण में बंधी रहती है जो उसे भावनात्मक सल और संपूर्णता का एहसास दे सके। जिसके पास वो सच्ची ऊर्जा हो, वही जीवन साथी का हकदार है, और पत्नी भी उसी के साथ रहना अपना सौभाग्य मानती है। अन्यथा जो आदिकाल से चला आ रहा है, वही बार बार घटित होता रहता है। अकेलापन और एक अंतहीन तलाश। उमरकुट के दिनों में प्रेम की प्रशंसा में एक कविता बहुत लोकप्रिय थी, जो याद आ रही है। मन कर रहा है कि उसे यहाँ दोहरा दूं। आज पहले वही प्रस्तुत करता हूँ, फिर आगे की कहानी। यह कविता आज भी कई लोगों को याद होगी। प्रेम तुम स्थिर रहो, हृदय में बसे रहो। प्रेम तुम प्रबल हो, मन को आकर्षित करो। प्रेम तुम आगे बढ़ो, प्रेम तुम सामना करो। सामने बाधा हो या पहाड़ सा ऊंचा हो। प्रेम तुम रुको ना, प्रेम तुम झुको ना। मन चरमरा उठे, भाव कसम सा उठे, तीर सा दौड़ो, लपक मारो, मन को छू लो, मन में सरकते रहो। मन दरक उठे, जब तक मन ना खुले तब तक प्रेम ना हटे। मन को खोल दो भीतर, झलक दो प्रेम। तुम महान हो, सर्वशक्तिमान हो। इस कहानी की नायिका कुमारी गुंजन, जो विवाह के बाद डॉ श्रीमती गुंजन दंत चिकित्सक बनी की आत्मकथा है। गुंजन जी ने मुझे अपनी यह कथा अत्यंत सरल शब्दों में सुनाई थी, या मेरे ईमेल पर साझा की थी, जिसमें उन्होंने अपने अतीत के सभी पहलुओं को विस्तार से बताया था। शादी से पहले से लेकर आज तक के उनके सरल शब्दों को एक मार्मिक कथा का रूप देने का दायित्व अब मुझ पर है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने पाठकों की रुचि के अनुसार इसे लिख सकूं, ताकि सबको भावनात्मक आनंद मिले, साथ ही मेरी नायिका गुंजन जी को भी संतुष्टि प्राप्त हो। एक बात और, गुंजन जी के कुछ प्रामाणिक चित्र मैंने देखे हैं। ये अत्यंत सुंदर, पुनः कहता हूँ अत्यंत सुंदर 28 वर्षीय महिला है। गोरा उजला रंग, जैसे दूध में केसर घोल दिया हो। लंबा कद, घने लंबे काले रेशमी बाल और उनकी आंखें, जो उनके दुख को छिपाने का असफल प्रयास करती है। सुराहीदार गर्दन और भारतीय परिधान, साड़ी, ब्लाउज और स्वर्ण आभूषणों से आच्छादित उनका शालीन सौंदर्य बहुत कम देखने को मिलता है। इतनी अथाह रूप राशि, किसी ठहरी हुई झील सी इनकी उदास जवानी, जो सच्चे प्रेम और सहारे को सदैव व्याकुल रहती है। ये किसी से कुछ कह तो नहीं सकती, पर इनका अंग अंग पुकारता है कि आओ, कोई साथी है, कोई जो मेरे आंसुओं को पोंछ सके, मुझे अपने आलिंगन में लेकर मेरा दुख बांट सके है। कोई ऐसा हमदर्द, पर कहीं से कोई सहारा नजर नहीं आता। बस गहरा सन्नाटा और शून्य में देखती इनकी आंखें। पहले डॉग गुंजन का परिचय इन्हीं के शब्दों में, फिर आगे की कहानी का आनंद लीजिए। मित्रों, मैं गुंजन, मेरी उम्र 28 वर्ष होने को है। शुरू से बताती हूँ। मेरा जन्म आगरा के पास एक बड़े शहर में हुआ। पढ़ाई लिखाई में मैं हमेशा प्रथम श्रेणी में प्रथम आती रही। प्रेम की अनुभूति मुझे कम उम्र से ही होने लगी थी। बचपन बीता तो किशोरावस्था आ गई। मेरे भीतर कई बदलाव आ रहे थे। हाई स्कूल के दौरान ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। हायर सेकेंडरी के अंतिम परीक्षाओं के समय मुझे अपने भीतर एक खालीपन महसूस होने लगा। धीरे धीरे मुझे इस अकेलेपन से डर लगने लगा। मुझे एक साथी की, एक हमदर्द की जरूरत महसूस होने लगी। मैं अक्सर रात में तकिए में मुंह छिपाकर रोती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे भीतर ये कैसी तड़प है। जी करता था कि कोई हो
जिससे मैं अपने मन की हर बात कह सकूं। कोई जो मुझे समझे। मुझे लगता था कि शायद शादी के बाद मेरी ये बेचैनी या अकेलापन खत्म हो जाएगा। हाई स्कूल के बाद इंटर, फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद प्रतिष्ठित राजधानी मेडिकल कॉलेज से BBD की उपाधि प्राप्त की। पर भाग्य ने ऐसा चक्र घुमाया कि डॉक्टरी ना कर सकी और साधारण गृहिणी बन गई। घर का सारा काम, बच्चों का ध्यान, सुबह स्कूल के लिए तैयार करना, पति को नाश्ता लंच देकर विदा करना, यही जीवन रह गया। अब मेरी शारीरिक संरचना, ऊंचाई 5.4 फुट और रंग गोरा गुलाबी। पर मेरे मन का हाल क्या बताऊं। बस इतना समझ लीजिए कि मैं एक जीता जागता शरीर थी, जिसकी आत्मा कहीं खो गई थी। प्रिय पाठकों, कहानी विस्तार से बताने से पहले थोड़ा और शेयर करना चाहूंगी। मुझे रोमांटिक कहानियां पढ़ने का शौक लंबे समय से है। इन्हें पढ़कर खूब आनंद लिया। इनसे इच्छा हुई कि अपनी आप बीती भी कहानी रूप में साझा करूं। लिखने का प्रयास किया पर कुछ ना बना। देर तक सोचती पर लिखा ना जाता। फिर समझ आया कि हर किसी का हर काम नहीं होता। सोचा क्यों ना किसी लेखक से लिखवाऊं, पर हिचक थी कि कोई समय क्यों खराब करेगा। फिर तय किया किसी से कहकर देखती हूँ। इसके बाद विभिन्न लेखकों की कहानियां पढ़ी और मन रजत जी की कहानियों पर अटक गया। रजत जी की कहानियां मेरा हंसता खेलता सुखी परिवार कोई मिल गया आदि लाजवाब लगी। पढ़ते हुए खुद को सुमन की जगह रखकर सोचती कि काश रजत जी जैसा कोई समझदार और संवेदनशील इंसान मेरी जिंदगी में होता, जो मेरे दुख को समझ पाता। ऐसे सोचते ही मेरी आंखें भर आती। तब लगा कि सिर्फ रजत जी ही मेरी आप बीती को अच्छे से आत्मसात कर न्यायपूर्ण ढंग से अपनी सरस शैली में लिख सकते हैं। यही सोचकर रजत जी को ईमेल भेजा और मेलजोल बढ़ाने लगी। अपनी कुछ तस्वीरें भेजी, मन की बातें करने लगी। फिर हम हैंग आउट्स पर मिलने लगे। लगभग रोज चैट्स पर मेरे दुखी मन की बातें होने लगी। इनसे चैट्स करते हुए मुझे बहुत सुकून महसूस होता। ऐसा लगता जैसे कोई है जो मेरा दर्द समझ रहा है। यही करते हुए रजत जी से कहानी लिखने का अनुरोध करने लगी। तो मित्रों, जैसा ऊपर पड़ा कि मेरी और गुंजन जी की बातें ईमेल पर फिर हैंग आउट्स पर होने लगी। मैं तो रोमांटिक कहानियों का लेखक हूँ और ये मोहतरमा मेरी प्रशंसक है। इन्होंने अपनी आप बीती अल्प शब्दों में बता दी थी। सो चैट्स का विषय उनकी जिंदगी के दुख दर्द पर आना स्वाभाविक था। जल्दी ही हम गहरी भावनात्मक बातें करने लगे। कई दिनों तक चैट्स चली और यह अपनी विगत त्रासदियों की कहानी छपवाने की बात कहने लगी। फिर एक दिन गुंजन जी से चित्र भेजने को कहा कि देखूं ये दिखती कैसी है। इन्होंने कई चित्र भेजे। देखकर किंकर्तव्य विमूढ़ रह गया। ये गुंजन वही गुंजन निकली जो मेरे बगल वाले फ्लैट नंबर 104 में पति के साथ रहती है। इनके पति मनीष शर्मा के नाम से फ्लैट पर नेम प्लेट लगी है। हे भगवान, ये कैसा संयोग! कुछ समय दिमाग ने काम बंद कर दिया। इतनी सुंदर संस्कारशील महिला जो बगल में रहती है, वो भीतर से इतनी दुखी और टूटी हुई हो सकती है। मैंने उनके भेजे चित्रों को फिर से देखा। एक चित्र में वह अपनी बालकनी में खड़ी थी। वह मेरी ही बिल्डिंग की बालकनी थी। मुझे अब कोई शक नहीं रहा। कहानी आगे कहने से पहले अपने बारे में संक्षेप में। मैं यहाँ बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। उम्र 51 वर्ष। फ्लैट में अकेला रहता हूँ। एक लड़का रोज सुबह 1 घंटे सफाई करता है। पत्नी दूसरे शहर में पुश्तैनी मकान में रहती है, खेती की देखभाल करती। मैं आता जाता रहता हूँ। पड़ोसी मनीष और पत्नी गुंजन 7-8 महीने पहले बगल फ्लैट में आए। इनके बारे में ज्यादा पता नहीं। मैं रिजर्व हूँ। सुबह 9 बजे ऑफिस, रात 8 बाद लौटता। बिल्डिंग में ज्यादा मिलजोल नहीं। मनीष से शिष्टाचार वश बात हुई। बताया मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर, 2 बेटे। बड़ा 6 साल का बोर्डिंग में, छोटा 3 साल का। गुंजन से कभी ज्यादा बात नहीं। आते जाते नमस्ते अंकल कह देती। गुंजन बहुत सुंदर सलीके से सजती, ड्रेसिंग सेंस और मुस्कान तारीफ के काबिल। ये था पड़ोसी परिचय। तो उस शाम मैंने गुंजन को चैट पर लिखा, गुंजन, मुझे लगता है हम एक दूसरे को जानते हैं।
वो ऑनलाइन थी पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर लिखा, मैं फ्लैट नंबर 105 से रजत जैसा अपेक्षित था। वह तुरंत लॉग आउट हो गई। मैं उनकी मनोदशा समझ रहा था। एक भारतीय नारी जिसने अपने दिल के गहरे राज एक अनजान शख्स को बता दिए, और वो शख्स उसका पड़ोसी निकला। शर्म आना स्वाभाविक था। अगले 3 दिन ना वो ऑनलाइन आई ना ही मुझे बिल्डिंग में कहीं दिखाई दी। मैं समझ रहा था कि वह मुझसे बच रही है। मुझे उनकी चिंता होने लगी। वह पहले ही भावनात्मक रूप से इतनी टूटी हुई थी। अब ये पहचान खुलने का सदमा मुझे पहल करनी थी। मैं उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता था कि मैं उनका दोस्त हूँ और उनकी बातों का सम्मान करता हूँ। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त मैंने हिम्मत करके उनके फ्लैट नंबर 104 की घंटी बजाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। गुंजन ने मुझे देखा और उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी। प्लीज़ गुंजन जी, मैंने जल्दी से कहा, बस 5 मिनट। मैं आपका दोस्त रजत हूँ। मैं आपको डराना नहीं चाहता था। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपकी कहानी मेरे पास सुरक्षित है और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। वह चुपचाप खड़ी रही। क्या हम बाहर कहीं मिल सकते हैं? मैंने पूछा। अगले चौराहे पर पार क्वींस मॉल में कॉफी हाउस। एक दोस्त की तरफ। हम आपकी कहानी पर बात कर सकते हैं। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर धीमे से सिर हिलाया। मनीष 4 दिनों के टूर पर गए हैं। मैं कल 4 बजे आने की कोशिश करूंगी। ठीक है। मैंने राहत की सांस ली। कोई दबाव नहीं है बेटा। बस एक लेखक और उसकी नायिका की मुलाकात समझ लेना। उस दिन 4 बजे पहले क्वींस मॉल पहुंचा। कॉफी हाउस के सामने टहला। 4:20 पर गुंजन दिखी। मरून साड़ी, कंधे पर बैग। मॉल में इशारा किया। पीछे पीछे आई। कोने की मेज पर बैठे। निहारा। साड़ी में प्यारी लग रही पर आंखें उदास थी। वेटर आया, जो चाहो मंगवा लो पर छोड़ दिया। वेज कटलेट्स और कॉफी ऑर्डर की। गुंजन, तुम मेरी और मीरा की कहानी पढ़ चुकी। सब जानती हो। मैं भी तुम्हारी स्टोरी से सब समझ चुका। तो फिर ये शर्म की दीवार कैसी? हम दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। देखो बेटा, मैं साफ बात करता हूँ। मुझे एक साथी की जरूरत है जिससे मैं अपना अकेलापन बांट सकूं, और तुम्हें एक ऐसे कंधे की तलाश है जिस पर तुम सिर रखकर रो सको। हम एक दूसरे का सहारा बने तो इसमें बुराई क्या है? इंसान इंसान का काम आता है ना? मैंने उसका हाथ पकड़कर समझाया। उसने अपना हाथ नहीं खींचा, बस कांपती नजरों से मुझे देखा। और तुम्हारी कहानी मैं उसे जरूर लिखूंगा। मैं जल्द ही ड्राफ्ट लिखकर दिखाऊंगा। तुम कंफर्म कर देना, फिर भेज दूंगा। तुम्हारी पहचान पूरी तरह गुप्त रहेगी। ये मेरा वादा है। मैंने उसे आश्वस्त किया। नजरें नीची। वह चुपचाप सुनती रही। गुंजन, बोलो ना। तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान कर रही है। अंकल जी, दिमाग काम ना कर रहा। सोचने का समय दो असमंजस में। ठीक सोच लो। वह पति तुम्हारा दर्द नहीं समझता। तुम व्याकुल रहती हो। अगर मेरे साथ अपना दर्द बांटकर हल्का होना चाहती हो, एक दोस्त की तरह, तो आज रात हैंग आउट्स पर सिर्फ हाय लिखना। मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझ पर भरोसा करने को तैयार हो, और हम कल से तुम्हारी कहानी पर काम करना शुरू कर देंगे। मेरे फ्लैट पर एक लेखक और उसकी प्रेरणा के तौर पर। जवाब ना दिया तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ठीक। सोच कर बताऊंगी 11 तक। कमजोर आवाज में। वेटर सर्व कर गया। कटलेट खाए, कॉफी पी, बिल चुकाया, निकले। मैं बैंक लौटा, जरूरी काम निपटाया। गुंजन घर 5:15 फ्लैट पहुंचा। उनका फ्लैट बंद, लाइट ना। नहाया, डिनर किया। क्या गुंजन तैयार होंगी? सवाल किया खुद से। इस घुटन से निकलने के लिए उनके पास और विकल्प क्या? सारी दास्तान बता चुकी। मेरी कहानी पता इनकार की वजह ना। सिर्फ नारी सुलभ हया घड़ी देखता रहा। नींद ना। अंधेरे में फोन पर नजर, नोटिफिकेशन का इंतजार। 11 से 7 मिनट पहले फोन बजा। हाय अंकल जी, गुंजन का मैसेज ऑफलाइन हो गई। मैं समझ गया।
उन्होंने मुझ पर भरोसा करने का फैसला कर लिया था। तो प्रिय पाठों, मेरी और गुंजन की कथा आगे बताने से पहले गुंजन के विगत जीवन की कहानी बताता हूँ, जो खुद गुंजन ने सुनाई। उसे पढ़ने से डॉग गुंजन के बारे में और जानकारी मिलेगी, फिर आगे का आनंद बढ़ेगा। मैं डॉग गुंजन कहानी आगे। ग्रेजुएशन के दौरान वर्तमान पति मनीष शर्मा से मुलाकात हुई। पता ना क्यों प्यार हो गया। घर वालों से छिपाकर 2009 में आर्य समाज से प्रेम विवाह कर लिया। उसी रात सुहागरात पर ही पति का अजीब व्यवहार सामने आया। वह मुझ पर शक करने लगे। तुम्हें दर्द क्यों नहीं हुआ? जबकि शादी से पहले मैंने किसी को छुआ तक ना था। शादी के बाद मारना पीटना, शक करना और गालियां देना आम हो गया। किसी तरह सहन करती पत्नी धर्म निभाती रही। नवंबर 2009 में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। हॉस्टल शिफ्ट होकर बीडीए शुरू की। वह मेरे हॉस्टल के दोस्तों पर भी शक करते ताने देते। एक बार सड़क पर मुझ पर हाथ उठाया। हॉस्टल के नीचे खड़े होकर मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए। तंग आकर हॉस्टल छोड़ा। दूसरे में शिफ्ट। कॉलेज में मुझसे 3 साल सीनियर विक्रम नामक लड़का मुझे बहुत ध्यान से देखता, बात करने की कोशिश करता। लंच में कैंटीन आता, मैं इग्नोर करती। एक दिन उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मैंने मना किया। उसे मेरे शादीशुदा होने का पता ना था। मैं मांग में सिंदूर ना लगाती ना कोई चिन्ह पहनती थी। मैंने सोचा इनसे बात करके देखती हूँ। मैं पति की ज्यादतियों से तंग आ चुकी थी और अपनी शादी से पछता रही थी। धीरे धीरे बातें हुई फोन पर। पति गुजरात जॉब पर थे। 15 से 20 दिन में आते। विक्रम से बात करके मुझे एक भावनात्मक सहारा सा महसूस होने लगा। वह मेरी इज्जत करता था, मेरे सपनों की, मेरी पढ़ाई की कद्र करता था। एक दिन पति मौजूद थे। विक्रम का फोन आया। उन्होंने मुझे बहुत मारा, गालियां दी। मैंने विक्रम के बारे में ना बताया। पति के जाने के बाद विक्रम ने मुझे कैंटीन में मिलने को कहा। वह मेरे लिए बहुत चिंतित था। उसका साथ पाकर मैं खुश हुई। पति मेरे पास आते पर हमारे बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। मैं हमेशा अकेलेपन में ही सो जाती थी। विक्रम के साथ ने मुझे पहली बार सच्चा सम्मान और अपनापन दिया। पहली बार मुझे ऐसी खुशी मिली जिसकी मैं हकदार थी। धीरे धीरे हमारा रिश्ता दोस्ती से बहुत आगे बढ़ गया। ये एक भावनात्मक रिश्ता था। हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब अपने दिल की सारी बातें उससे कह दी। मैं बस इतना जानती थी कि मैं खुश थी। आजाद पंछी सी मस्त होकर मैं उससे घंटों बातें करने लगी। पति की अनुपस्थिति का मैंने पूरा फायदा उठाया। हम साथ में नोट्स बनाते, लाइब्रेरी जाते, भविष्य के सपने देखते। मुझे लगता था कि काश विक्रम मुझे पहले मिला होता। 4 साल मैं विक्रम के भावनात्मक सहारे के साथ रही। B.DS पूरी हुई। मैं क्वालिफाइड डेंटिस्ट बन गई। फिर विक्रम की पढ़ाई पूरी हो गई। वह चला गया और हम बिछड़ गए। हमारा रिश्ता कभी भी अपनी सीमाओं से आगे नहीं बढ़ा, लेकिन वह मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत दौर था। मैं पति के साथ नोएडा आ गई। डेंटिस्ट बनना व्यर्थ हो गया। पति ने ना जॉब करने दी ना क्लिनिक खोलने दिया। कहा छोटे शहर में लाखों की मशीनरी और लोन का जोखिम है। मैंने सब्र कर लिया। मित्रों, ये विक्रम के साथ मेरे रिश्ते की दास्तान जैसा आप समझ गए। मैं पति से असंतुष्ट थी और आज भी हूँ। बस समाज के भय से ये रिश्ता ढो रही हूँ। लव मैरिज जो की थी, अगर किसी से कहती भी तो लोग हंसते। यही है लव मैरिज का नतीजा। पापा का रिश्ता बेहतर होता, यही सोचकर चुप रही। आज भी चुप हूँ। शादी के 10 साल हो गए ना, हम हनीमून पर गए ना, कभी पति ने मुझे घुमाया। मैं सोचती काश शादी से पहले मैंने उन्हें परख लिया होता तो ये ना करती, पर इश्क अंधा था। मैं डॉक्टर होकर भी चूल्हा चौका कर रही हूँ। अगर पति से भावनात्मक सुख ना मिले तो एक औरत क्या करे। एक कहावत है, औरत ना मांगे ताजो तख्त, बस उसे चाहिए एक मजबूत साथ। ये मुंह जैसी पर सटीक बैठती है। पिछले 3 माह से पति मेरे करीब ही नहीं आए। मेरा अकेलापन कभी नहीं मिटेगा। मैंने कहना ही छोड़ दिया। मैंने तय कर लिया था
कि अब मैं किसी और की तरफ आकर्षित नहीं होंगी। अपना आगे का जीवन बच्चों को समर्पित कर दूंगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, और फिर मेरी जिंदगी में रजत जी आए। एक लेखक के रूप में, एक दोस्त के रूप में, जैसा बताया गुंजन ने मैसेज से ग्रीन सिग्नल दिया। अगले दिन दोपहर को जब मनीष घर पर नहीं थे, मैंने अपने फ्लैट का दरवाजा खुला छोड़ दिया और अपने स्टडी रूम में काम करने लगा। करीब 1 बजे दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। गुंजन सहमी हुई खड़ी थी। आ जाओ बेटा, मैंने मुस्कुराकर कहा। डरो मत, ये एक लेखक का घर है, यहाँ सिर्फ शब्दों का वास है। वह झिझकते हुए अंदर आई और सोफे पर एक कोने में बैठ गई। थैंक्स गुंजन बेटा, बात रख ली। मैं उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। अंकल जी, पहले तो मुझे अंकल जी कहना बंद करो। मैंने हंसकर कहा, मैं रजत हूँ, तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा लेखक। वो हल्का सा मुस्कुराई। जी रजत जी, तो मैंने अपना नोटपैड उठाते हुए कहा, मुझे अपनी कहानी बताओ। शुरू से सब कुछ, जो तुमने ईमेल पर लिखा, जो नहीं लिखा, सब। और गुंजन ने बोलना शुरू किया। उन्होंने अपने बचपन, अपनी उम्मीदों, अपनी शादी के टूटे सपनों, पति के व्यवहार और विक्रम के साथ उस भावनात्मक जुड़ाव के बारे में सब बताया। वह बोलती रही और मैं लिखता रहा। बात करते करते ना जाने कब उनकी आंखें भर आई। रजत जी, मेरा दम घुट रहा है, ये तन्हाई मुझे मार डालेगी। ये देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं सोफे पर उनके पास बैठ गया और बस उनके कंधे पर हाथ रख दिया और वह टूट गई। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह मेरे सीने से लगकर एक बच्चे की तरह सिसकती रही। मैं बस चुपचाप उसके बालों को सहलाता रहा, उसे ये एहसास दिलाता रहा कि वह सुरक्षित है, कि कोई है जो उसे सुन रहा है। रो लो बेटा, आज अपना सारा दर्द बाहर निकाल दो। उसकी गर्म सांसें मेरे सीने से टकरा रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे बरसों का दबा हुआ तूफान आज बाहर आ रहा हो। ना जाने कितनी देर हम यूं ही एक दूसरे को थामे बैठे रहे। कमरे में ऐसी की हल्की गूंज और गूंजन की सिसकियों के अलावा कोई आवाज नहीं थी। धीरे धीरे उसकी सिसकियां शांत हुई। उसका शरीर ढीला पड़ गया। वह इतनी थकी हुई थी कि शायद बरसों बाद वह जी भरकर रोई थी। मैंने उसे पानी दिया। अंकल जी, रजत जी, आज तक मुझे किसी ने इतना नहीं समझा। किसी ने मेरे दिल के दर्द को नहीं बांटा। गूंजन, मैंने उसका हाथ थामा। तुम अब अकेली नहीं हो। उस रात हमने जिस्मों से नहीं बल्कि रूहों से बात की। मैंने उसके सारे दुख, सारी शिकायतें सुनी। उसने मेरे अकेलेपन को समझा। उसके चेहरे पर बरसों बाद एक सुकून था, एक शांति थी। उस दिन डॉग गुंजन की कहानी लिखने की शुरुआत हुई। एक ऐसी कहानी जिसका सच अब पूरा होने वाला था।